Hey, all right, and welcome to all. Today will be the 18th lecture of M. लक्ष्मीकांत पॉलिटी. नाउ अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं. आज है चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कौन सा है? प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 4. ठीक है, 3 चैप्टर को अभी तक करते आए हैं हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में, और जितना भी शॉर्ट हो सके, जितना भी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सके वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है. बट आगे बढ़ने से पहले आप हमारे पेड सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं पीआर पब्लिकेशन के. 499 रुपीज़ में पूरे 1 साल तक है, जहां पर आपको डेली के बेसिस पे द हिंदू पूरे 1 साल तक, जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से 1 साल तक आपको द हिंदू मिल जाता है. एनसीईआरटी नोट्स मिल जाते हैं, फोन गाइडेंस, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी हैंड रिटन नोट्स में या पीडीएफ आपको मिल जाती है. ओके, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम यहाँ पर डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग भी करते हैं. एक दिन प्रीवियस ईयर मेंस की, एक दिन करंट बेस्ड पे. ओके, तो लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं, और जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट हमसे शेयर कर देनी है. उसके बाद हम आपको 3 ग्रुप से जहां पर ज्वाइन करते हैं. सबसे पहला ग्रुप है प्राइवेट स्टडी मटेरियल, जहां पर डेली के बेसिस पर हम नोट्स शेयर करते हैं. लक्ष्मीकांत के भी हमने शेयर कर चुके हैं. ठीक है, जैसे 13 अक्टूबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चैप्टर 2 एम लक्ष्मीकांत भी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है. एक होता है पेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जहां पर डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग की जाती है, और है होता है करंट नोट, जहां पर डेली के बेसिस पे जो है हमारे करंट नोट्स होते हैं द हिंदू के. ओके, और मंथली वाइज पीडीएफ भी मिल जाती है. चलो, ये तो था पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में, जहां पर मिनिमम प्राइस में आपको ये सब चीजें अवेल कर पाते हैं. प्रीलिम्स से लेके पूरे इंटरव्यू तक गाइडेंस प्लस स्टडी मटेरियल, करंट नोट्स के साथ साथ, और स्टैटिक भी. ओके, नाउ अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि आपको जो बुक का पैराग्राफ है वो भी बताते हुए चलूं साथ साथ में, ताकि आप समझ पाएं, और जो इस बुक में इंपॉर्टेंट नोट्स जो होंगे वो भी आपको साथ साथ पता चलते रहेगा कि क्या क्या चीजें हैं. ओके, आगे जो आने वाले नोट्स होंगे, सपोज मान के चलिए कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, अगर आगे उस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया गया होगा तो वो मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाता है. तो सबसे पहले चलो मैं आपको बता देता हूं चैप्टर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. साथ साथ में अपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक भी ओपन कर लीजिए, ताकि आपको जो जो पैरा आप पढ़ो उसके बेसिस पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए. ठीक है, आज मैं एक और चीज करने वाला हूं कि आपको यहां पर सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूं, जिसके बेसिस पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें कैसे आप कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले पैराग्राफ का पहला टॉपिक है. ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, जो प्रीएम्बल है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो वहां पर क्या हुआ था, पहली बार जो है प्रीएम्बल भी वहां मेंशन था, तो उसके बेसिस पर हमने प्रीएम्बल लिया हुआ है. तो पहली बार हमने प्रीएम्बल कहां देखा होगा? फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द प्रीएम्बल. ओके, नाउ एक्चुअल प्रीएम्बल का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल है क्या. प्रीएम्बल का टर्म का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस. एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन है, एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है ना. मैं समरी बोलूंगा, अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी बुक की एक समरी बनानी होगी तो लास्ट में मैं दे दूंगा. तो प्रीएम्बल भी उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी टाइप का है. तो मैंने हमेशा ये बोला है आपसे, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह इनेक्ट हो चुका था उसके बाद प्रीएम्बल को इनेक्ट किया गया. ठीक है, ये याद रखना, पहले प्रीएम्बल इनेक्ट नहीं हुआ, पहले कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, उसके बाद प्रीएम्बल इनेक्ट हुआ. ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल समरी भी है. ओके, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई. ओके, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ कहते हैं, यानी कि प्रीएम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है. तो एक लीडर उनमें से नाम है N.A. पालखीवाला. ये प्रीएम्बल को एज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. कभी प्रीलिम्स में ये पूछा गया कि इनमें से किस चीज़ को आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो है हमारा प्रीएम्बल हो जाएगा. ठीक है, अब प्रीएम्बल बना कैसे था, यानी कि प्रीएम्बल सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल, यानी कि हमारा जो अमेरिका का जो संविधान है उसने स्टार्ट किया था प्रीएम्बल के साथ, जो एसेंस होता है. ओके,
तो अगर प्रीलिम्स में पूछा गया कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां सबसे पहले प्रेम्बल स्टार्ट हुआ, तो आप कहेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दो चीज़ें आपको यहां पर पता चल गई। ओके, नाउ टर्म में भी मैंने आपको बता दिया, एन.ए. पालखीवाला का जो स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जो कि ज्यूरिस्ट थे, तो उन्होंने भी प्रेम्बल को एज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ओके, नाउ प्रेम्बल की बात कैसे आई, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेम्बल की बात कैसे आई। आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू जी ने, डेट आपको बतानी है कि कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करा था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस्ड पे प्रेम्बल बना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि हमारा फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लेंगे, फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से लेंगे, तो वहाँ पर वो किस पे था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था। तो वहाँ पर उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में प्रेम्बल का भी जिक्र था कि हम उसको प्रेम्बल को मेंशन करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट कब किया था प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, 22 जनवरी 1947 को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर पहला पैरा में एक और चीज़ दी गई है कि यहाँ पर प्रेम्बल को अमेंड भी किया गया, मतलब सुधार किया गया। अगर आप देखेंगे प्रेम्बल को सुधार किया गया कहाँ पर, देखिए प्रेम्बल को यहाँ पर सुधार किया गया। जो जो चीज़ एक्स्ट्रा आगे आने वाली है वो चीज़ मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 आपको अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जा रहा होगा। ओके, अब इस पर क्या देखने को मिलता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रेम्बल में सुधार किया गया, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए, ठीक है। 3 वर्ड ऐड किए गए जिसे आप SSI नाम से जान सकते हैं, ठीक है। SSI यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो अभी तक प्रेम्बल में सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है, वो भी कब, 1976 में। तो पहला आपको ये याद रखना है। तो पहला पैरा आई थिंक मैं आपको करा चुका हूं, जहां पर आपको इतनी सारी चीजें आपको जाननी थी। ओके, तो ये चीज़ें हो गई जो मैंने लिखा भी है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेट को ऐड किया गया। और अगर बात करें प्रेम्बल को इनेक्ट करने की और एडॉप्ट करने की, कब बात आती है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कब बात आती है, 26 नवंबर 1949 को। ये हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आप देखो, एक और चीज़ बता देता हूं, जब भी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। तो उसको आप क्या करो, जब भी 1 2 3 देखने को मिले तो क्या करो, फर्स्ट में यहां देखो, ठीक है। यहां देखो 1, जिसके ऊपर भी, जैसे यहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर 1 लिखा है, तो आप उसमें पीछे जाओ और वहां पर नोट्स एंड रेफरेंसेस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ, कब अडॉप्ट किया गया, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये चीजें आपको देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई जो भी चीजें हमने पढ़ ली। ओके, तो प्रेम्बल के बारे में ये एक्स्ट्रा चीजें हो गई। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ द प्रेम्बल हमें देखने को मिलता है, टाइप्स ऑफ प्रेम्बल। अब उसके लिए देखो, टाइप्स ऑफ प्रेम्बल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं जिसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रेम्बल में जो ये बॉक्स दिया गया ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें सबसे पहले इनिशियल में आ चुकी हैं फिर, ठीक है। फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला, जो टर्म है एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन, समरी, प्रिफ्रेस हो सकता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को रेजोल्यूशन पास किया गया और अडॉप्ट कब किया गया प्रेम्बल को, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेम्बल को अडॉप्ट कब किया, ये याद रखना, 22 जनवरी 1947 को। ओके, मूव कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये इस पर 3 बदलाव किए गए हैं, 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। इनेक्ट और अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर। ओके, उसके बाद अगर बात करें, मैं पूछूंगा आपसे कमेंसमेंट कब हुआ था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, अब देखिए इंग्रेडिएंट्स करने से पहले
मैं आपको यहां पर एक बॉक्स दिया गया है कि प्रियम्बल में टेक्स्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वो दिखाता हूं जिसमें कि एक तरह से आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें आप इसे शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल को याद करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, प्रियम्बल के शॉर्टकट्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 चीजें हैं, आपको क्या क्या याद रखनी है। देखो 3 चीजें हैं, प्रियम्बल के टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इनटू ए। सबसे पहले आपको 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें, देखो 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला है आपको एस एस एस। ठीक है, एस का मतलब क्या हो जाता है, देखो एस का मतलब है सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर। 3 वर्ड पता चल गए। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी कि हमारा जो भारत है सॉवरन भी है। अभी मैं सब के मतलब भी समझाऊंगा, पहले प्रियम्बल में लिखा क्या है वो समझो, पहले ट्रिपल एस समझो। ठीक है, पहला आपने क्या लिख दिया, ट्रिपल एस लिख दिया, यानी कि सॉवरन, सेकुलर और सॉवरेनिटी। ठीक है, सोशलिस्ट। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ द स्टेट हो गया, नेचर हो गया स्टेट का, यानी कि हमारा भारत है कैसा। तो पहला क्या हो गया, ट्रिपल एस हो गया, सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर। इन वर्ड के बारे में अभी मत जाइए, उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद याद रखो डी आर। उसके बाद क्या याद रखना, डी आर। डी का मतलब हमारा जो भारत देश है वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब सभी को अपने सभी अधिकार देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं, और रिपब्लिक का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, मोनार्क नहीं होता। ठीक है, वो अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले ट्रिपल एस, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, और इसके लिए, ठीक है, मैं इसके लिए अलग से प्रियम्बल के लिए इसकी अलग वीडियो कट आउट करके एक अलग सा भी रिलीज कर दूंगा। बाकी प्रियम्बल में पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं इसको भी समझा रहा हूं। ठीक है, डी आर डेमोक्रेटिव और रिपब्लिक। ठीक है, तो ट्रिपल एस डी आर हो गया। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पढ़ें कैसे, तो इस तरह से समझ लो। ठीक है, उसके बाद जो कीवर्ड है वो है, देखिए लीफ है। ठीक है, LEAF पढ़ो, पर उसके आगे जे लगा दो। ठीक है, जलीफ पढ़ लो इसको। ठीक है, जलीफ पढ़ लो। ठीक है, इसको क्या करोगे, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ट्रिपल एस डी आर जलीफ। ठीक है, इसको जलीफ कर लो। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखो जलीफ का मतलब क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। अब ये भी पूछा जाता है कि जस्टिस के कितने पार्ट हैं, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये आपसे यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जस्टिस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं अगर समझाऊँ इसको अच्छे से, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझो। तो देखो जस्टिस का क्या है, जस्टिस कितने टाइप की होती है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। तो जे के ऊपर पैस लगा दो, यानी कि जो जे है वो क्या खेल रहा है, जो जे है, जे हो गया पैस, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। ठीक हो गया। अब देखो यहां पर आपको देखने को मिलता है लिबर्टी। अब लिबर्टी 5 तरीके की होती हैं, लिबर्टी में 5 तरीके की हैं, थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन और वर्शिप। TB FEW, TB मतलब TB फ्यू, इसको कैसे याद रखो, TB कुछ लोग देखते हैं, लिबर्टी है तो मान के चलो लिबर्टी कुछ इस तरह से याद करो कि आपके घर में कुछ टीवी है और ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग देखते हैं, तो टीवी मतलब वी मत सोचना, टीवी। अब मैं बोलूँगा कुछ लोगों को टीवी है, कुछ लोगों को, तो ये गलत सेंस चले जाएगा। ठीक है, तो टीवी देख लो, या ऐसा भी समझ सकते हो टीवी फ्यू। ठीक है, लिबर्टी में ऐसा सोचो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई और अब कुछ ही लोगों को टीबी बची है, तो इस तरह से ये भी समझ सकते हो। तो टी का मतलब है थॉट, बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। आप किसी की भी पूजा करो, आप किसी में भी विश्वास रखो, ये आपकी मर्जी है, तो ये हमारी लिबर्टी है। ओके, तो देखो एक और चीज है कि आप अगर इसको रटते हो या समझते हो तो ये कभी याद नहीं होगा। ठीक है, आप कभी भी कोई चीज़, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको एनालिटिकल भी सोचो और आपको
उस पर ट्रिक से सोचो। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद इक्वलिटी है, इक्वलिटी में सन। अब इक्वलिटी का कोड क्या है? सन। इक्वलिटी स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसको इक्वलिटी में ऐसा मान लो सन है, ठीक है, तो इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं। इक्वलिटी में क्या याद कर लो? सन याद कर लो। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ट्रिपल एस, DR, जलीफ, और लास्ट में आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है, फ्रेटर्निटी। तो भाईचारा ही होता है। ओके, तो इतना समझ गए आप। अब लास्ट में जो आपको याद करना है तो बहुत सिंपल था। लास्ट में आपने याद किया, देखो, DUI, डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। लास्ट में आपने क्या याद कर लिया? DUI, यानी कि डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। देखिए, 4 आपने कीवर्ड याद करे और आपका प्रेम्बल के जो टेक्स्ट है ना वो आप समझ चुके हैं। ट्रिपल एस का मतलब सोवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर। ओके, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। ये कैसे याद रखना है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, देखो इंडिया इनटू जो जो चीज दे रखी है ना, और मैंने सीक्वेंस भी पढ़ाया, ऐसा नहीं कि रैंडम आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं। देखो, सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ट्रिपल एस हो गया। DR, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो गया। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस। अब देखो, जस्टिस 3 टाइप की हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो जस्टिस मैंने क्या कहा? पैस की तरह याद करो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी के लिए टीबी फ्यूल। लिबर्टी है तो आप ये कहोगे कि गवर्नमेंट ने अच्छा प्रोग्राम चलाया, और टीबी कुछ लोगों को है, तो थॉट की, बिलीव की, फेथ की, एक्सप्रेशन की और वर्शिप की। इक्वलिटी सन है कि सन और अपना सन है या डॉटर है, दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो इक्वलिटी में सन याद आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? सन का हो जाएगा आपका ये स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में। उसके बाद है फेथ, फ्रेटर्निटी, तो वो हो जाएगा भाईचारा। डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, बस यही है आपका प्रेम्बल का टेस्ट। आई थिंक मैं आपको आधे से ज़्यादा प्रेम्बल का चैप्टर समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब यही जो चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट काम पे आते हैं जब भी आप अपना जो है अपना प्रेम्बल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 एक बार प्रेम्बल को बदला गया, जिसमें 3 चीज़ें डाली गई, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला सोचो, एक लास्ट का पार्ट इंटीग्रिटी वाला, और सोशलिस्ट और सॉवरन, ठीक है, सॉवरन और सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है। तो SSI, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऐड किए गए। आई थिंक आपको जितनी भी चीज़ें हैं ये समझ में आ गई होंगी। ओके, तो पहला पैराग्राफ भी हो गया, टेक्स्ट को कैसे याद करना है वो भी हो गया, सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया गया और इंटीग्रिटी ऐड किया गया, ठीक है। सॉवरन तो देश हमारा आज, देखिए इसको थोड़ा सा भूलना मत, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगर कोई कंफ्यूज होगा यार सॉवरन ऐड किया या नहीं। सॉवरन तो हमारा देश तब से ही हो गया था जब 15 अगस्त 1947 से ही, ठीक है। तो हमारा देश सॉवरन हो चुका था, मतलब किसी के अंडर अब डोमिनेटिंग नहीं रहेगा, हम अपने इंटरनल मैटर भी और एक्सटर्नल अफेयर मैटर भी खुद से डील करेंगे। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये 1976 है, तो सोचो सॉवरन पहले ऐड हो चुका है, बाद में सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ऐड हुआ। ओके, तो यहां पर ये चीजें हो गई। अब धीरे धीरे उसके बाद देखो थर्ड पैरा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रेम्बल, ठीक है। तो मैं एट द एंड लास्ट में ये भी दिखा देता हूं ताकि एक को आपको जल्दी रिवाइज हो जाए। पहला है, ठीक है, देखो SSS, सोशलिस्ट, सॉवरन और सेकुलर, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, DUI। तो SSS DR। अब आप कमेंट बॉक्स में जैसे ही वीडियो पॉज होती है तो अपने माइंड में याद करते रहो प्रेम्बल के टेक्स्ट क्या है, SSS, DR, जलीफ, DUI, बस SSS, DR, जलीफ, DUI, खत्म, ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, ठीक है। तो ये ऐसा कर लो कि अब आपसे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी टेक्स्ट पूछे तो आपको यूं याद होने चाहिए, यूं, ठीक है। तो आप आई थिंक ये आपको पता चल गया, ठीक है। इससे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट में तो 3 चीजें आपको ऐड की गई, ये तो पता ही है फिर, ठीक है। सॉवरन तो पहले ऐड हो चुका होगा, फिर ये होगा सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, बस, ठीक है। तो इतनी चीजें ये हो गई और ये आपको प्रोग्राम पता चल गया। ओके, नाउ अब देखो
अब आपको क्या याद रखना है, अब इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा बता देता हूं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी हैं। इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहला, इन प्रियम्बल में लिखा क्या क्या है, प्रियम्बल में चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है पीपल ऑफ इंडिया से मिलती है, तो पहला वही है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को जो अथॉरिटी मिलती है वो लोगों से मिलती है, पहला पॉइंट है। फिर नेचर ऑफ द स्टेट है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, नेचर ऑफ, सॉवरन है हमारा देश, सोशलिस्ट है हमारा देश, सेकुलर है हमारा देश, डेमोक्रेटिक है हमारा देश और रिपब्लिक है हमारा देश, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने जलीफ लिखा है सीधे, जलीफ, जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रोवाइड करना, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब एडॉप्ट किया था वो तो पता ही है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये तो आपको हमेशा मैं एडॉप्शन की डेट 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन की बताता हूं और कमेंसमेंट की भी बताता हूं, जो कि है 26 जनवरी 1950। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, अब मैं धीरे धीरे आगे आता हूं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक कीवर्ड को ध्यान पे रखिए, समझिए, और क्या क्या चीज़ें उसमें बोली जा रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो कीवर्ड आपको याद रखना है वो है सॉवरन। सॉवरन का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूं। सॉवरन का मतलब है कि कोई भी देश अपने इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल अफेयर के मैटर, इंटरनल मैटर का मतलब किसी राज्य के साथ वो कैसे डील कर रहा है, कैसी स्कीम्स लानी है, वो किसी से पूछ नहीं रहा है, किसी दूसरे देश से नहीं पूछ रहा है, तो वो इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल अफेयर का मतलब होता है हम चाइना से, पाकिस्तान से, यूरोपियन कंट्री से कैसे डील करते हैं, वॉर कब करना है, ये सब हमारे एक्सटर्नल अफेयर हो जाएंगे। तो जब भी कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर जो हैं फ्री टू कंडक्ट हो, यानी कि किसी के दबाव में आके काम ना करे, किसी का ऊपर डिसीजन मेकिंग ना हो, सिर्फ भारत की हो, तो ऐसी कंट्री सॉवरन कंट्री कहलाती है। हमारी कंट्री सॉवरन कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 को। टिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को आज़ादी देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 निकाला था, और तब तक भारत ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। बट उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो पॉलिटिकल स्टेटस था, डोमिनियन था कॉमनवेल्थ नेशन में। कॉमनवेल्थ नेशन क्या थे, कॉमनवेल्थ नेशन उन सब नेशंस का ग्रुप था जो ब्रिटिश की, एक टाइम में ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। अब इसका मतलब एक चीज़ ये मत समझना कि अगर हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में हमने ब्रिटेन को सुप्रीम कंट्री बनाया हुआ था, सुप्रीम लीडर बनाया हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉवरेनिटी हट जाती है। वो हमने खुद जो है कॉमनवेल्थ में ऐड हुए थे हम, ठीक है, उसकी मेंबरशिप हमने ली थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सॉवरेनिटी चले जाती है। ओके, हमारा देखिए 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम पूरा देखिए, हमारी 15 अगस्त 1947 से हमारी कंट्री सॉवरन हो चुकी थी। बट यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है कि पॉलिटिकल स्टेटस डोमिनाइन था 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1950 को जब हमने पूरी तरह इनेक्ट कर लिया ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कमेंसमेंट हो चुका है। अब हमारा संविधान पूरी तरह कमेंस हो चुका है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के प्रोविजन होंगे ना, देखिए 26 जनवरी 1950 को सीज टू ब्रिटिश डोमिनियन, डिक्लेयरिंग हरसेल्फ सॉवरन एंड रिपब्लिक। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप कहेंगे 26, ये 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं हुआ? तो अभी तक आप देखेंगे तब तक भारत क्या चल रहा था 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान पूरी तरह कमेंस नहीं हो गया, कहीं ना हम हमारे जो प्रोविज़न थे, जो कानून थे, वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ने बनाए होंगे ना, तब से चले आ रहे थे। अब हमारा संविधान है, चाहे हमने बोरो किया, हमने खुद का संविधान कमेंस कर दिया, तो अब 26 जनवरी 1950 से सीज टू ब्रिटिश डोमिनाइन से हट चुके हैं। अब हमने 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर भी कर दिया है कि हम सॉवरन हैं और रिपब्लिक हैं। ओके, हालांकि पाकिस्तान ब्रिटिश का डोमिनाइन 1956 तक रहा, हम सिर्फ कितने तक रहे, 26 जनवरी 1950 तक रहे।
1949 में क्या होता है, इंडिया डिक्लेयर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। बहुत सिंपल है, 1949 में हमने क्या किया कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप भी ले ली। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, कॉमनवेल्थ मतलब क्या है कि उन नेशंस का ग्रुप जो जनरली क्या है, ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। हमने कॉमनवेल्थ को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि उसका एम क्या है कि अच्छे से ट्रेड को प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, फ्री ट्रेड होना चाहिए, ऐसा कॉमनवेल्थ का कहना है। तो 1949 में इस वजह से हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप भी एक्सेप्ट कर ली और ब्रिटिश क्राउन को एज ए हेड ऑफ कॉमनवेल्थ एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉवरन होंगे, ठीक है, इसका मतलब हम सॉवरन, हम अपने में सॉवरन है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप हमने 1945 में ले ली और इंडिया मेंबर बन चुका है 1945 तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसका मतलब भी नहीं है कि अगर हम किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें तो हमारी सॉवरेनिटी हट जाएगी, अब भी हम सॉवरन कंट्री हैं, ठीक है। दूसरा, सॉवरन कंट्री का एक मतलब ये भी है कि हमारे पास ये पावर है, ये हम एम्पावर हैं कि हम किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, पहला, और अपना टेरिटरी का कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं किसी को, तो ये सॉवरन हो गया, ठीक है। बाकी आपको सॉवरन के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर मैं दूं तो जितने भी हैं मैंने वो कवर कर चुका हूं, ठीक है। जो सॉवरन वर्ड है उसके बारे में जितनी भी चीज़ें बुक में भी दी गई हैं वो मैंने कवर की हैं, तो आप इससे ले सकते हैं। और ये चीज़ें हो गई फिर, ठीक है। सॉवरन आई थिंक आपको पूरा पता चल चुका होगा सॉवरन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फ्री टू कंडक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा सोशलिस्ट। पहले नोट्स के बेसिस पे, फिर जो ज़्यादा जानकारी दी होगी मैं इससे बता दूंगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बुक में कुछ पैरा दिया गया वो समझ में नहीं आया, हालांकि आगे आने वाला है, तो होता है कभी कभी। बट मैं अभी 4th लेक्चर से ये भी इंश्योर कर रहा हूँ, 3rd लेक्चर तक तो मैंने पूरा डिटेल में बताया, 4th लेक्चर में जो भी चीज़, छोटी भी चीज़ होगी वो भी समझा के चलूँगा, बट नोट्स में इंक्लूड नहीं करूँगा उसको, क्योंकि वो आगे नोट्स में आने वाला है। ओके, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान एक्सप्लिसिटली ऐड कर दिया गया। एक्सप्लिसिट का मतलब वो टर्म मेंशन कर दिया गया, ठीक है। इससे पहले इम्प्लिसिट था। इम्प्लिसिट का मतलब है सोशलिस्ट इससे पहले भी था। कोई कहेगा क्या हमारा देश 1976 से पहले सोशलिस्ट नहीं था? क्या था, बट उस टर्म को कहीं ना कहीं से ऑथोरिटी मिलनी चाहिए, तो टर्म को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक्सप्लिसिटली डाल दिया हमारे संविधान में। अब देखिए, सोशलिस्ट होने का कि हमारी जो समाज है वो सोशलिस्ट होनी चाहिए। अभी मैं सोशलिस्ट के बारे में बताऊंगा, सोशलिस्ट होता क्या है, उसके बारे में हुआ क्या। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आबादी सेशन में 1955 में हमारा जो समाज है यानी कि सोसाइटी है एज ए सोशलिस्ट पैटर्न में इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आबादी सेशन में अपना बोल दिया गया। तो इस दिन 1955 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि हम सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न में अडॉप्ट करेंगे या इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं सोशलिस्ट में पैराग्राफ अपना पढ़ते रहो, 42nd अमेंडमेंट इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। और सोशलिस्ट पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। देखो पहला, देखिए सोशलिस्ट का जो पहला पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे बुक से तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। और यहाँ पर यह भी बोला गया हैड ए सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, स्टेट के पास ये ऑब्लिगेशन होती है कि अपने स्टेट का वेलफेयर करना, मतलब अपने स्टेट को सोशलिस्ट पैटर्न में इस्टेब्लिश करना। तो उस फॉर्म में ये इस्टेब्लिश कर दिया गया। कोई ये फंडामेंटल राइट के बेसिस पर नहीं कि यार करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब सोशलिस्ट भी बहुत टाइप के होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो कंट्री है इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। इसका मतलब है, देखिए सोशलिस्ट का मतलब है हमारा समाज कैसे चलेगा, हमारी गवर्नमेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन करेगी। तो डेमोक्रेटिक हमारे पास भारत की है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही एक साथ काम करते हैं।
इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं और इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो, आप जा रहे हो ए जगह से, आप कहाँ जा रहे हो? ए जगह से बी जगह पे, ठीक है, ए जगह से बी जगह पे जा रहे हो, ठीक है। अब वहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन चाहिए, ठीक हो गया, ट्रेन चाहिए। तो जनरली आप ट्रेन की जो वेबसाइट होती है वो गवर्नमेंट की होती है, तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेन कौन चला रहा है? पब्लिक है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसरो, अभी इसरो की जो सैटेलाइट हैं इसरो ही डेवलप करता था, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था। बट अभी इसरो में भारत सरकार ने ये भी बोला कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अब सैटेलाइट डेवलप कर सकती है, मतलब इसरो में प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड कर दिया गया है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि सरकार अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो सरकार चाहती है कि अगर सरकार को लगता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए तो उस पर प्राइवेट प्लेयर भी काम करेंगे। बट किसी चीज़ में अगर सिर्फ, जैसे जनरली डिफेंस में होता है, अब तो डिफेंस में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, पर डिफेंस एक पब्लिक मैटर है, तो वो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ही उसे ऑपरेट करती है, तो इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यानी कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करती है। हमारी कोई डेमोक्रेसी, हमारा जो इंडिया का नेचर है स्टेट, वो कम्युनिस्टिक नहीं है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है या स्टेट सोशलिज्म नहीं है। यानी कि हर एक चीज़ नेशनलाइजेशन होगी ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। चाहे कोई भी हमारे भारत में कुछ भी चीज़ या किसी भी देश में कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है और प्राइवेट प्रॉपर्टी आप एक्वायर नहीं कर सकते। अभी तो आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप जिस घर पे रह रहे हो, ठीक है। बट एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में या स्टेट सोशलिज्म में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना, जितनी भी ज़मीनें होती हैं वो सरकार की होती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेन है, बसेज हैं, ये सब चीज़ चाहे कुछ भी हो रहा है, नेशनलाइजेशन सरकार का ही है। ओके, तो वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। बट हमारा बरसों से ये था कि हमारा ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों का कॉन्सेप्ट है। मार्क्सिज्म ये चाहते थे कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए हर चीज़ का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और गांधीज्म जनरली ये कहते थे कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमने एनरोल करना चाहिए। तो हमारी जो सोशलिस्ट कैरेक्टर है दोनों है, यानी कि मिक्स्ड भी है, मतलब प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। हालांकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम हर एक देश के साथ कनेक्ट होने लगे थे। तो इसने कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया हमारे सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल को, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि हमारी इससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जनरली हमारे किसी दूसरे के देश के साथ उतने ट्रेड हुआ नहीं करते थे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं आती थी। 1991 में जो क्राइसिस आया उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब हमारी इकोनॉमी ओपन हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी थी 1991 में। तो आई थिंक आपको सोशलिस्टिक पैटर्न पूरा समझ में आया होगा। अब मैं कुछ बुक के भी प्रोविज़न, ये तो थे नोट्स के बेसिस पे, अब मैं बुक के प्रोविज़न बता देता हूँ सोशलिस्ट के, ठीक है, कौन से? सोशलिस्ट के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान है और एज ए डीपीएसपी इसको इंप्लीमेंट किया। डीपीएसपी का मतलब होता है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसका मतलब होता है किसी भी स्टेट की ये मॉरल एप्लीकेशन होती है कि हालांकि जो डीपीएसपी अगर उसका हनन होता है तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो कि यार डीपीएसपी में ये चीज़ें मेंशन थी और ये स्टेट ने नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली, एक्सप्लिसिट अब मेंशन है, आबादी सेशन भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ओके। और आपको जो पढ़ाना है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, होल्ड फेथ, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब जनरली मैं थोड़ी सी कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके ये बोला गया है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अगर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, प्लस डिजीज़ है, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ये अच्छा ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। बाकी लास्ट में देखो ये लिखा है कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से डाइल्यूट हो चुका है, तो सोशल कहीं ना कहीं जो क्रेडेंशियल है वो ख़त्म हुए। उसका मतलब जो इससे पहले हमारा क्या था,
क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। बट 1991 में क्राइसिस हुआ, हमें लोन लेना पड़ा, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हो चुकी थी। ठीक है, तो इस बेसिस पे आई थिंक आप सोशलिस्ट जो कैरेक्टर है वो भी समझ चुके हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है सेकुलर। वो क्या है? सेकुलर। बहुत सिंपल सा है। सेकुलर टर्म भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। एक सेकुलर स्टेट होता क्या है? एग्जाम्पल, अगर मैं अमेरिका की बात करूं और भारत की बात करूं तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है हमारे देश का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारत का हिंदू धर्म है या सिर्फ ऑफिशियल धर्म कोई मैं मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तो ऐसा कोई भी राज्य का कहने का मतलब है कंट्री के बेसिस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसी कोई भी कंट्री, जनरली आप जब अपनी बुक में पढ़ोगे तो स्टेट करके होगा, तो स्टेट ये मत समझना कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। स्टेट का जब भी बुक में नाम आता है तो स्टेट का मतलब होता है वो, क्योंकि एक पूरा वर्ल्ड एक कंट्री की तरह है और कंट्री में ये सब स्टेट हैं। इंडिया अलग है, अमेरिका अलग है, तो स्टेट जब भी मैं बोलूँ तो एज ए ब्रॉड टर्म कंट्री समझा करो। तो ऐसा कोई भी स्टेट यानी कि कोई भी कंट्री जिसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन धर्म नहीं होता, ऑफिशियल रिलीजन मेंशन नहीं किया है, ऐसा जो देश है वो सेकुलर स्टेट कहलाएगा। अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात की जाती है, यानी कि सेम सपोर्ट टू ऑल रिलीजन्स। एग्जाम्पल, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, कोई भी चीज़। तो यहाँ पर जो हमारा राज्य है यानी कि कंट्री है वो सेम सपोर्ट देता है सभी धर्मों को। एग्जाम्पल, कभी हिंदू का कुछ हो गया तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, हज जाना हो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। वैसे ही अगर बात करें रिलीजन में, अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो, जैसे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल सती प्रथा होती है। अभी का रिसेंट एग्जांपल अगर मैं साबरीमाला में दूं, साबरीमाला में जो साबरीमाला टेम्पल था पहला हो गया, इस पर क्या हुआ था, इस टेम्पल में जो मेंस्ट्रुएशन एज वाली वीमेंस होती हैं उनको अलाउड नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, यानी कि हमारी सरकार ने इंटरफेयर किया और उसको रोका कि यार गलत प्रथा है। तो यानी कि आप समझ रहे हो ना कि किसी एक पर्टिकुलर में हमारा जो स्टेट है, कंट्री है, वो सेपरेट नहीं है रिलीजन से, सपोर्ट करता है, बट कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो उसमें से हटाता भी है। दूसरा एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक मुस्लिम लॉ में आता है कि निकाह हो गया है, उसके बाद अगर 3 बार आप जो वर्ड अटर करते हो तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है। तो हमारी सरकार को लगा नहीं, ये तो गलत है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमारी सरकार ने इंटरफेयर किया उस धर्म में और उसको हटाया। तो उसी को कहते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। बट अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज की, वहां पर नेगेटिव सेकुलरिज्म चलता है, यानी कि स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है, वहां पर कोई भी उस पर रूल चल रहे हैं तो सरकार जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। तो उस चीज़ को नेगेटिव सेकुलरिज्म आप कह सकते हैं। बाकी आप सबको सेकुलर के बारे में मैं यहाँ पर से पढ़ा देता हूँ बुक से भी। टर्म सेकुलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऐड हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974 ऑल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1974 में ये भी बोला था कि हालांकि जो मेंशन नहीं था 1974, ठीक है, बाद में तो ऐड कर लिया गया, पर ये डाउट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास कि हमारी जो नेशन है वो सेकुलर नहीं है। सेकुलर पहले से ही था, हालांकि ये वर्ड ऐड किया गया बाद में 1976 में। ठीक है, वही चीज़ें बातें की जाती है। उसके बाद सेकुलर को बताने के लिए आर्टिकल भी इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 25 से लेकर 28, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि आप कोई भी धर्म प्रोफेस कर सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार भारत किसी को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, आपको किसी दूसरे धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स, एक अलग सा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टेट भी होते हैं जो एथेस्टिक स्टेट होते हैं, एंटी रिलीजन है, मतलब धर्मों को नहीं मानते, एस्थेटिक। ठीक है, और उसके बाद दूसरे ऐसे भी राज्य होते हैं, कंट्री होते हैं जो ऑरेटिक स्टेट होते हैं। ऑरेटिक स्टेट जो होते हैं जो पर्टिकुलर धर्म को निभाते हैं, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में। ठीक है, पाकिस्तान और श्रीलंका में ये एक सेकुलर स्टेट नहीं होंगे, ये ऑरेटिक स्टेट होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाती है।
सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है, अब अगर आप लक्ष्मीकांत को साथ साथ में मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 लिखा है, तो आप क्या देखेंगे, 10 देख लेंगे बुक में और 10 में देखेंगे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसे करा करो, जो भी चीज़ लिखी गई है 10 में तो उसको रेफरेंस बुक में मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है सेम स्टेटस दिया जाएगा, तो 10 में क्या लिखा है, यूनियन लॉ मिनिस्टर HR गोखले उन्होंने डिफाइन किया था कॉन्सेप्ट, देयर विल बी ए फ्रीडम लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, यानी कि जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 की चीज़ें हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर हमारे उसमें के लॉ मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया था। ओके, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ जानने को नहीं है। दूसरे लीडर के बारे में दिया गया है, गजेंद्र गटकर के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो सेक्युलरिज्म को डिफाइन करते हैं, डिफाइंड सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। अब ये चीज़ें 10th वाला स्टेटमेंट आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, अब 10th वाला स्टेटमेंट मेंस में यूज़ कर सकते हो अपने। इन्होंने देखो सेक्युलरिज्म को किस तरह से डिफाइन किया है कि कभी कभी सेक्युलरिज्म की अगर डेफिनेशन ना आए तो अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका जो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, यानी कि द स्टेट डज नॉट ओ लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज सच, इट इज़ नॉट इरिलीजियस और एंटी रिलीजियस, इट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स। कितनी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि स्टेट कोई ऐसी लॉयल्टी शो नहीं करता है पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, धर्म के लिए, कि यार मुस्लिम के लिए शो करनी है। हालांकि और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा देश इरिलीजियस है या एंटी रिलीजियस है, हमारा देश इट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन्स, ये सभी धर्मों को इक्वल फ्रीडम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिल गई। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है नेक्स्ट वाला डेमोक्रेटिव बता देता हूँ। ठीक है, डेमोक्रेटिव बताने के बाद ये चैप्टर जो है ये वाला यहाँ पर रोकेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है चलो इसको आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया क्योंकि आधे से ज़्यादा तो यहाँ पर हमने ये वाला भी बताया आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में जो ट्रिक्स है उस पर टाइम चले गया होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा दूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 चीज़ें ऐड की गई, ये बता दिया था। ठीक है, SSI, कौन सी चीज़ें, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल एस डी आर जलीफ और DUI। ठीक है, तो इस तरह रैप कर लो कुछ भी अपना मन से। ठीक है, क्योंकि ये आप पढ़ लोगे, क्योंकि ये और इसके बारे में जान लेना। ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट 3 है और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और जलीफ के 3, ये इक्वलिटी का सन, लिबर्टी। आप कहोगे लिबर्टी है तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्कीम चलाई तो TB कुछ ही लोगों को बची है, अब TB फ्यू लोगों को बची है। थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, ठीक है, वर्शिप का। DUI तो आपको भी पता है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद DPSP वाला भी बता दिया मैंने, प्राइवेटाइजेशन, हमारा जो सोशलिस्ट है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, तो इसको भी मैंने समझा दिया आपको। मेंस के लिए सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन। अब बचा देखो, अब थोड़ा सा अगला चैप्टर कम आएगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट डेमोक्रेटिक में समझा दूंगा, रिपब्लिक में समझा दूंगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फिर सिग्निफिकेंस, प्रियम्बल, और अगले मतलब एक ही पार्ट लगेगा, अब मैं इस चैप्टर को समझा दूंगा। ठीक है, जाते जाते बाकी ये सब फोन गाइडेंस, ये सब चीज़ें लेने के लिए आप 1 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं देखिए, इसको है आपको 750, अगर आपको पेड कोर्स से लेना है तो 7505134891, इस नंबर पर 499 रुपीज़ 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए। और जितनी भी चीज़ें हमने प्रिपेयर की हैं वो सब आपको मिल जाती हैं, यानी कि पिछले जो भी मई मंथ से हमने जब से भी करंट अफेयर प्रिपेयर किए हैं डेली, द हिंदू, डेट वाइज, तब से आपको PDF मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि उसी मंथ से मिलेगी, PDF मिलेगी। मतलब पूरी हर सर्विसेज, एक तरह से एक कार्ड मान लीजिए, एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है पूरे 1 साल तक। जो भी हमने मटेरियल बनाए हैं डेली के बेसिस पर, द हिंदू है, MCQ जो भी हमने फ्रेम किए हैं, जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, पॉलिटी के जो अभी हम बनाने वाले हैं, इन्वायरमेंट के जो हम बनाने वाले हैं, उन सब के नोट्स इस पूरे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल पे, यही गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और सेम नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर देना है कि
मैं ये पेमेंट कर चुका हूँ, मुझे ऐड कर लीजिए 3 ग्रुप में। तो आंसर राइटिंग जब से स्टार्ट करनी है आप करो, क्योंकि डेली के बेसिस पर हम आंसर राइटिंग भी करते हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी, इवन चेक भी की जाती है आपकी आंसर राइटिंग। तो इससे अच्छा पैकेज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है कि ओवरऑल सिर्फ 499 में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम करेंगे आगे बचा हुआ चैप्टर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।